जय हिंद बच्चों, वेलकम टू योर न्यू फिजिक्स क्लास। आज हम कल के टॉपिक्स जो हमने कल पढ़े थे उसके आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो कल जहां हमने छोड़ा था उसके आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो हम पढ़ चुके हैं दैट इज डिनोटेड बाय जे वेक्टर। कंडक्टिविटी इज सिग्मा। कंडक्टिविटी आपको याद होगा, इट इज द इजीनेस टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, एंड दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। तो जे सिग्मा और ई में क्या रिलेशन होता है ये हम सीखने वाले हैं। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के नाम से ये टॉपिक है, ठीक है। तो एक्चुअली इट्स द रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई विच इन सम बुक्स इज आल्सो रेफर्ड एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने कल ही डिराइव किया था। रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला निकला था, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमने कल निकाला था, आप लोगों को याद होगा। इफ यू हैव मेड द नोट्स आप क्रॉस चेक कीजिए। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाना चाहिए, कंडक्टिविटी जो है सिग्मा से डिनोट होती है, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होगी 1 अपॉन रो, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ये कंडक्टिविटी हो गई। अब हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हम पहले डिराइव कर चुके हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ओके। तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी में वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी हम पहले डिराइव कर चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई ई टाउ अपॉन एम। तो वी डी की जगह पर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई ई टाउ अपॉन एम रखा, ठीक है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एन जो था वो यहाँ पर लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, ई इंटू ई क्या हो गया ई स्क्वायर, टाउ था तो टाउ भी लिख दिया, अपॉन में m था अपॉन में m लिख दिया, ठीक है। बचा है a और e दोनों मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। अब आप ये बताइए a को मैं इक्वल के इस साइड ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हुआ तो क्या बना i अपॉन a, और ये किसके बराबर है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। अब आप ये बताइए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है, सिग्मा, दैट इज द कंडक्टिविटी, ओके। तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम की जगह पर हमने सिग्मा लिखा, और आई अपॉन ए जो है ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आई अपॉन ए को किससे डिनोट किया जाएगा, जे, करंट डेंसिटी से, ठीक है। इसको जे से डिनोट करेंगे, सो दैट इज जे, आई अपॉन ए इज जे, n e square tau upon m is sigma, and E is the electric field. So J is equal to sigma E. This is the relation between J, sigma and E. Okay. वेक्टर फॉर्म में J is a vector, J वेक्टर लगा दिया, and E is a vector, E लगा दिया। यहाँ पर कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों कैसी रहेंगी, सेम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, प्लस टू माइनस। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। इसी को हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। कुछ बुक्स में वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें हम रेफर कर सकते हैं, पर एक्चुअली ये टॉपिक का नाम रहेगा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। J is equal to sigma E. I think you might have understood this. You can take a screenshot and make the notes. I will switch on to the next topic now. The next topic is a little bit of definition, mobility. The next topic is mobility. Mobility को mu से डिनोट किया जाता है। This is mu, okay? तो mobility क्या होता है? By definition, it is the ratio of drift velocity
to the applied that's the definition, the ratio of drift velocity to the applied electric field. तो इस डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोबिलिटी का, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज vd एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज e, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, vd अपॉन e. दैट इज द डेफिनेशन फॉर्मूला. ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं. व्हाट इज मोबिलिटी, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, vd अपॉन e. ठीक है, अब क्या हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, e टाउ अपॉन m. ठीक है, अगर इसको हम यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, अगर हम इसको पुट करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टाउ अपॉन m डिवाइडेड बाय e था, ये डिवाइडेड बाय e कर दिया, e से e क्या हो गया, कैंसिल, तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, e टाउ अपॉन m. ठीक है, अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, इसका यूनिट क्या होगा ये आप सोचकर यहां पर लिखेंगे. Write down the unit what it will be. So how many formula for drift mobility we have? We have two formula for mobility. One is the definition formula. What is it? Vd upon e. The second one is on putting the value of Vd we get the derived formula. It is e tau upon m. Mobility किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, e charge of electron that is constant. Mind you, मोबिलिटी जो है दैट इज नॉट ओनली मेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स बट ऑल्सो फॉर अदर चार्ज कैरियर्स, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स आयंस होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस, या सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी होते हैं. ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर चार्ज कैरियर की मोबिलिटी अलग अलग हो सकती है. ठीक है, कैटायंस की मोबिलिटी अलग हो सकती है इलेक्ट्रोलाइट्स में, एनायंस की मोबिलिटी अलग हो सकती है, मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी डिपेंडिंग ऑन नेचर अलग अलग हो सकती है, एज वेल एज होल्स की मोबिलिटी भी डिफरेंट हो सकती है. मोबिलिटी जो है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर. टाउ इज द, व्हाट इज टाउ, इट्स द मीन फ्री टाइम. मीन फ्री टाइम क्या होता है ये हम लोग पहले सीख चुके हैं, और हमने ये भी देखा था इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मीन फ्री टाइम कम हो जाएगा. इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा मीन फ्री टाइम कम होगा तो मोबिलिटी भी कम हो जाएगी. ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज कैरियर. मास इलेक्ट्रॉन का कम है तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, कोई इलेक्ट्रोलाइट कैटायन या एनायन होंगे तो उनका मास ज्यादा होगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करते हैं, उनकी मोबिलिटी बहुत हाई होती है. So that's it. यूनिट आप लोगों को खुद निकालना है, ये आप सोच के निकाल लेंगे. That's so simple for you. लेकिन कुछ आप इन्वॉल्व हो इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ. I will switch on to the next topic now. The next topic is temperature dependence of resistivity. Temperature dependence of resistivity. ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या होती है लोग, इसके कितने फॉर्मूले अभी तक हम लोग देख चुके हैं. एक तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से फॉर्मूला क्या मिला था, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल. इससे नहीं पता चल रहा कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, पर रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला हमने निकाला था. व्हाट वाज द फॉर्मूला, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. ठीक है, तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ये भी एक फॉर्मूला था, और हमने ये देख चुके थे, कल हमने डिस्कस कर लिया था कि रो जो है रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ आ रही थी, मीन फ्री टाइम. ठीक है, अगर टेम्परेचर फॉर अ मेटल, अगर हम मेटल की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा,
मीन फ्री टाइम कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जल्दी जल्दी कॉलिजन्स होंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे तो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कॉलिजन्स होंगे, और जल्दी जल्दी कॉलिजन्स होंगे तो कॉलिजन्स के बीच का टाइम घट जाएगा, तो उनका एवरेज टाइम भी घट जाएगा, और अगर एवरेज टाइम घट जाएगा तो टाउ विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, तो अगर टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब फॉर मेटल्स अगर हम मेटल्स की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से मीन फ्री टाइम कम होगा, और मीन फ्री टाइम कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं? ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी मेटल्स के लिए। लेकिन क्या सेम है सेमीकंडक्टर्स के लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है? पहले तो आप लोगों को ये मालूम ही होगा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट SC स्टैंड्स फॉर सेमीकंडक्टर्स हियर। ओके, सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से वो कंडक्टर बन जाते हैं, और टेम्परेचर कम करने से वो इंसुलेटर बन जाते हैं। इट मीन्स दैट दीज आर दोज मटेरियल्स विच बिहेव एज कंडक्टर्स एट अ हायर टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर पे, बढ़े हुए टेम्परेचर पे वो कंडक्टर जैसा काम करेंगे, जस्ट लाइक अ मेटल। लेकिन कम टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर्स पे, नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम, ठीक है, कम टेम्परेचर पे दे बिहेव एज इंसुलेटर्स, यानी उनमें से करंट फ्लो नहीं होगा। कम टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे करंट फ्लो होने लगेगा। कम टेम्परेचर पे इंसुलेटर, ज्यादा टेम्परेचर पे कंडक्टर, ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स डेफिनेशन प्रॉपर्टी से। अच्छा, एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड वगैरह। गैलियम आर्सेनाइड इज अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, while silicon and germanium are the elemental semiconductors। ठीक है, डिटेल में हम लास्ट चैप्टर जो है हमारा 12th फिजिक्स का, उसमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर्स आर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, तो उनको हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर्स में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आना चाहिए। आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल, वो रुके हुए होते हैं, पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? वो मोशन करने लगते हैं, और अगर मोशन करने लगते हैं तो फिर क्या होता है? इधर उधर मोशन करते हैं तो उनका फ्री टाइम जो है वो बढ़ जाता है, और फ्री टाइम बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? कम। तो इसीलिए टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी सेमीकंडक्टर्स की। तो ये तो हमने सीख लिया। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होना चाहिए? जस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हाट विल हैपन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस जो अंदर मूव कर रहे हैं वो क्या होगा? वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो इधर उधर ज़्यादा आसानी से घूम पाएंगे, और जब आसानी से घूम पाएंगे तो क्या होगा? उनका जो टाइम, मीन फ्री टाइम टाउ है, वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले कम मोशन कर रहे थे, अब ज़्यादा मोशन कर पाएंगे, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उससे उनकी रेजिस्टिविटी जो है ये कम हो जाती है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाती है, जस्ट लाइक सेमीकंडक्टर्स। ओके, नाउ द टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये तो हमने समझ लिया, मेटल्स के लिए अलग, सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए अलग। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप लोग नोट करेंगे।
इसके बाद एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे हम बताते हैं कि कौन सा मटेरियल टेम्परेचर के हिसाब से अपनी रेजिस्टिविटी किस तरीके से चेंज करेगा। द फैक्टर बाय विच वी एनालाइज कि कोई मटेरियल कितना टेम्परेचर सेंसिटिव है, ठीक है, टेम्परेचर के प्रति कितना सेंसिटिव है, वो फैक्टर कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ resistivity, that is denoted by alpha. Temperature coefficient of resistivity denoted by alpha. ये एक फैक्टर है। इसकी मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लोग नोट करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा की डेफिनेशन है, आप लोग नोट करेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग सुनकर लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो लिखते जाएंगे, और अगर आप कॉपी पेन नहीं रखे हैं तो बाद में इसको वीडियो को देखते हुए आप डेफिनेशन लिखेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये आप लोगों को लिखना है। आई रिपीट, चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को अगर हम रो से डिनोट कर रहे हैं तो चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, डेल्टा रो। पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट किया है, रो से। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर यानी डिवाइड करना है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी, तो इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा रो यानी चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, बाद वाली रेजिस्टिविटी में से पहले वाली रेजिस्टिविटी माइनस करो, यानी रो टू माइनस रो वन। तो अल्फा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा रो टू माइनस रो वन। पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी यानी पहले वाली रेजिस्टिविटी रो वन, और राइज इन टेम्परेचर यानी कि T2 माइनस T1, दैट इज अल्फा। तो दो फॉर्मूले हो गए, एक तो डेल्टा रो अपॉन रो डेल्टा टी, दूसरा रो टू माइनस रो वन अपॉन रो वन T2 माइनस T1। टेल मी व्हाट इज रो टू, ये नई बाद वाली रेजिस्टिविटी रो टू, रो वन पहले वाली रेजिस्टिविटी, T2 क्या है, बाद वाला टेम्परेचर, T1 पहले वाला टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, इस चीज को हम कहते हैं अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। व्हाट शुड बी इट्स यूनिट, जस्ट थिंक इट ओवर, इसका यूनिट क्या होगा आप लोग लिखिएगा, ठीक है, बहुत इजी यूनिट आप लोग लिखिएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा का इंपॉर्टेंस क्या है, द इंपॉर्टेंस इज कि अल्फा की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने से मटेरियल की रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब टेम्परेचर के जरा से चेंज करने पर चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी चेंज करेगा वो, टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टिविटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, ठीक है। इसका मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर है, टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर्स होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू हाई होती है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर हमें कोई स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाना है, जैसे एक कार्बन रेजिस्टर है, कल हमने इनके कलर कोड के बारे में सीखा था, कार्बन रेजिस्टर्स 4 रिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं इनकी रेजिस्टेंस जो है ये ऑलमोस्ट कैसी रहती है, फिक्स्ड। जैसे मान लो कोई 400 ओम का कोई कार्बन रेजिस्टर है, अगर 400 ओम का है तो अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी अगर चेंज होगी तो क्या वो 400 ओम रहेगी, नहीं। इफ यू वांट अ स्टैंडर्ड रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस चेंज ना हो, भले ही आप आइसलैंड में ले जाएं या आप कनाडा में ले जाएं या इंडिया में ले जाएं या अफ्रीका के डेजर्ट में ले जाएं, अगर 400 ओम का है तो 400 ओम का ही रहे। टेम्परेचर के चेंज होने से अगर रेजिस्टेंस चेंज ना हो, ऐसे रेजिस्टर्स कहलाते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। फॉर एग्जांपल कार्बन रेजिस्टर्स, ठीक है, मैंगनीज के रेजिस्टर्स, कांस्टेंटन के रेजिस्टर्स, एग्जांपल दे रहा हूं। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स अगर हैं तो उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या बहुत ही कम चेंज होनी चाहिए, ठीक।
इसका मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल्स होना चाहिए जिनके अल्फा की वैल्यू को बहुत ही छोटा होना है। तो अगर अल्फा की वैल्यू लार्ज है तो टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर्स हैं, अगर अल्फा की वैल्यू कम है या बहुत कम है तो टेम्परेचर इनसेंसिटिव यानी कांस्टेंट रेजिस्टर्स हैं, कांस्टेंट रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर्स हैं या स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स हैं। इज दैट क्लियर? दैट्स द थिंग, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटेगी। तो आप बताओ फॉर मेटल्स अल्फा की वैल्यू कैसी होना चाहिए? पॉजिटिव, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जबकि सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्यों, ये आप थोड़ा सोचिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करेंगे, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है कि रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है ये तो हम समझ गए। कंडक्टिविटी इज द इजीनेस टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, जिसमें बहुत ही कंडक्टिविटी मींस इजीनेस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने में आसानी। व्हाट विल बी सुपर कंडक्टिविटी? चार्ज के फ्लो होने में बिल्कुल ही आसानी, मतलब चार्ज को फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्ज को फ्लो होने में कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज आसानी से फ्लो हो जाता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर, और इस फिनोमिना को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। जब कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है तो उसकी रेजिस्टेंस टोटली खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे सुपर कंडक्टिविटी की तो क्या लिखेंगे? इट इज द फिनोमिना ऑफ टोटल लॉस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है। द मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड सुपर कंडक्टर। व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? द फिनोमिना ऑफ टोटल लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये कैसे होता है? आप लोग देखते हैं जैसे कोई मेटल है, आप लोग देखते हैं कि मेटल की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अभी अभी हमने ये सीखा था, ठीक है। और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी, प्रोपोर्शनल साइन आएगा, आई एम सॉरी, प्रोपोर्शनल साइन, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी मेटल्स के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, पर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। टेम्परेचर कम करते 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 एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। सॉरी, दैट वाज द थिंग। तो वो टाउ था जिससे मैं कंफ्यूज हो गया था टेम्परेचर में, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो है ये हमने देखा था मेटल्स के लिए, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो कंडक्टिविटी शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि हमने देखा था रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री टाइम टाउ था, और टाउ जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेटल्स के लिए, राइट। तो लेट अस रिकैपिचुलेट अगेन। मेटल्स की बात करें तो रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी मेटल्स के लिए क्या हो जाना चाहिए? कम। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी, और टेम्परेचर
कम करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ग्राफ अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। अगर हम यहाँ पर कंडक्टिविटी और यहाँ पर टेम्परेचर लें तो कुछ ऐसा समझ में आता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर कंडक्टिविटी कम होगी तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर कंडक्टिविटी जो है, I'm sorry, I'm again getting confused. रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाना है, रो टेम्परेचर। हम जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टिविटी कम होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी कम होती चली जाएगी। कम होते होते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी घटकर क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टिविटी कम होगी। टेम्परेचर को कम करते जाओ, 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 यानी मटेरियल को कूल करते जाओ, और कूल और कूल और कूल और कूल। तो क्या होगा, टेम्परेचर के कम होते 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 रेजिस्टिविटी भी कम होते जाएगी और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि रेजिस्टिविटी घटते 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 क्या हो जाएगी, 0। अगर रेजिस्टिविटी 0 हो गई मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। जब रेजिस्टिविटी 0 है तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। ठीक है, या हम कहेंगे वो मटेरियल क्या बन गया है, सुपर कंडक्टर, और इस फिनोमेना को कहेंगे सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन ये जो सुपर कंडक्टिविटी अटेन होती है ये कब होती है, जब हम टेम्परेचर कम करते 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 इतना कम कर दें कि रेजिस्टिविटी घट के 0 हो जाए। ठीक है, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है या कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है, उस टेम्परेचर को TC से डिनोट किया जाता है, एंड दिस TC इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर at which or below which the material becomes a superconductor, it loses its resistance। ठीक है, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं उनमें सुपर कंडक्टिविटी आपने देखा होगा शायद इंटरनेट पे। जापान में कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जो जमीन से, जो रेल्स हैं उनसे ऊपर हवा में चलती हैं, ऐसी ट्रेन्स है, जस्ट लाइक एन एरोप्लेन। ठीक है, तो they work on the phenomena of, that means the research is going on, they work on the phenomena of superconductivity। अगर सुपर कंडक्टर्स बना लिए जाएंगे तो इससे ये होगा कि किसी भी मटेरियल में अगर हमने करंट एक बार फ्लो करा दिया तो वो फ्लो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, वो करंट कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हर टाइम वो करंट फ्लो होता ही रहेगा, इट विल ऑलवेज परसिस्ट। तो इससे एनर्जी का बहुत लॉस, एनर्जी का लॉस टोटली खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। ओके, नाउ लेट्स स्विच ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर आने वाले हैं जो थ्योरेटिकल कम और न्यूमेरिकल ज्यादा एस्पेक्ट्स रखते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज combination of resistances। ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि आप 10th के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और ज़्यादा सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाएं और फिर उसके बाद सीखें। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हम सीरीज कॉम्बिनेशन समझेंगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन सब लोग जानते हैं कि एक के बाद एक किसी का LHS RHS से जोड़ दो, फिर उसका LHS RHS से जोड़ दो। इस तरीके से अगर हम एक लाइन में कंडक्टर्स को लगाएं या कोई भी चीज को, तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं।
हम लोगों ने क्लास 10th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का डेरिवेशन करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोगों को याद होगा, इन अ सीरीज द करंट रिमेन्स द सेम while the potential difference changes, ठीक है। सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर का सेम भी रह सकता है, अलग अलग भी रह सकता है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल लें इधर पर कि 3 रेजिस्टर्स हैं इस तरीके से, पहले वाले की रेजिस्टेंस है R1, दूसरे वाले की रेजिस्टेंस है R2 और तीसरे वाले की रेजिस्टेंस है R3। ऑब्वियसली मैंने इनको किस कॉम्बिनेशन में लगाया है, सीरीज में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाकर अगर मैंने इस पे एक बैटरी लगाई, ये स्विच लगा दी, और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा इसमें से। कितना करंट फ्लो होगा, I, ठीक है। अब ये I करंट जो है, सिंस इट इज सीरीज, तो करंट I करंट जो है वो इधर से जाएगा, I अमाउंट ऑफ करंट R1 से फ्लो होगा, इसमें से फ्लो होगा, फिर R2 से फ्लो होगा, फिर वही करंट R3 से होगा, और वही करंट माइनस में जाके समा जाएगा, ठीक है। तो इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि तीनों में करंट फ्लो कैसा हो रहा है, सेम। यही चीज हमने लिखी है, इन अ सीरीज द करंट रिमेन्स द सेम व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस, ठीक है। क्योंकि तीनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाना चाहिए, इसको हम V1 से डिनोट करेंगे। R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको हम V2 से डिनोट करेंगे, और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम V3 से डिनोट करेंगे, ठीक है। व्हाट शुड बी V1, V1 क्या होना चाहिए, इसमें से फ्लो होने वाला करंट I इंटू इसकी रेजिस्टेंस है R1, तो IR1 दैट इज V1। What should be V2? V2 should be I R2, and what should be V3? V3 should be I R3 according to Ohm's law. Yes or no? एक बात और ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था कि बैटरी के प्लस में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, माइनस में जाते जाते उसको कितना एज्यूम कर लेना है, 0, यानी पूरे सर्किट में पूरा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा माइनस आते आते तक, ठीक है। जैसे मैंने आपको याद कीजिए बताया था कि अगर बैटरी 5 वोल्ट की है तो प्लस पर कितना ले लेंगे, 5 वोल्ट, और माइनस पर कितना लेंगे, 0 वोल्ट। यानी कि ये जो रेजिस्टर्स हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब मिलकर वो पूरे 5 वोल्ट को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर पहला रेजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है V1, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है V2, तीसरा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है V3, तो तीनों मिलकर कितना वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, इस बैटरी के बराबर, V। इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अगर हम इन तीनों की जगह पर एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इनकी अगर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर निकालनी है, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, R। तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, R। तो V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IR। तीनों की जगह पर एक ही रेजिस्टेंस, करंट फ्लो हो रहा है I, इनकी जगह पर रेजिस्टेंस R, तो IR इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। V इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू V1 की जगह पर I R1 प्लस V2 की जगह पर I R2 प्लस V3 की जगह पर I R3। I तीनों में से कॉमन आएगा, इस I से कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हम यूज करते थे क्लास 10th में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 होते रेजिस्टर्स तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। n रेजिस्टर्स होते तो क्या फॉर्मूला यूज करते, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 प्लस Rn, इस तरीके से। व्हाट विल हैपन अगर सारे रेजिस्टर्स, n रेजिस्टर्स हैं और n रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं, मतलब सबकी रेजिस्टेंस सेम है, तो फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर
आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगी, आर प्लस आर प्लस आर, एन टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एन आर. दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज, R1 प्लस R2 प्लस R3, या n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए R इन सीरीज इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द सिंगल रेजिस्टर. ठीक है, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं पर मैंने रिवाइज करा दिया आपको. लेट अस हैव अ quick revision of the parallel combination of resistances also. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है या चेंज हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, याद है. तो वही हमारा कॉन्सेप्ट है, इन पैरेलल द करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि करंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक में सेम करंट हो ऐसा जरूरी नहीं है. वाइल पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है, while the potential difference, here PD is the potential difference, okay, while the potential difference remains same, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी पैरेलल में लगे हैं सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, लेकिन सबको सेम करंट मिले ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर एक ब्रांच में बट जाता है. डायग्रामेटिकली समझेंगे, 3 रेजिस्टर्स हैं, पहला है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3, तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया और एक बैटरी लगा दी. बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इसमें से करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा. अब ये जो करंट है यहाँ से 3 भागों में बट जाएगा, यही हमने कहा था ना, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. तो यहाँ से ये जो करंट आएगा ये 3 भागों में बट जाएगा, बिकॉज 3 ब्रांचेस निकल रही हैं. जैसे पानी को अगर आप कोई बहता हुआ पानी है उसको आप 3 रास्ते दे दो तो तीनों रास्तों से जाएगा. ऑब्वियसली जहाँ से आसानी होगी बहने में वहाँ से ज़्यादा पानी जाएगा, जहाँ से पानी को बहने में प्रॉब्लम होगी वहाँ से कम पानी जाएगा. इन द सेम वे यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं, तो करंट जो है ये 3 भागों में बट रहा है. जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वहाँ से कम करंट फ्लो होगा, क्योंकि ऑपोजिशन तो फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा है, तो वहाँ से कम करंट फ्लो होगा. जहाँ पर कम रेजिस्टेंस होगी वहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होगा. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि करंट चेंजेस. व्हाट विल हैपन, अगर तीनों रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो करंट जो यहाँ फ्लो हो रहा है वो तीनों में उतना ही फ्लो होगा क्या, नो, इट विल अगेन चेंज, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 3, बट ऑल द 3 पार्ट्स विल बी इक्वल, बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, मैंने जो कहा वो फिर से सोचिएगा. ठीक, हमने ये देखा कि करंट जो है ये 3 भागों में बट रहा है. R1 से फ्लो होने वाला करंट है I1, R2 से फ्लो होने वाला करंट है I2 और R3 से फ्लो होने वाला करंट है I3. ठीक है, तो इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने ये देखा कि तीनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बैटरी के प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं, यानी इन तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है. कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, V वोल्ट. यही हमने सीखा है ना, इन पैरेलल द करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट रहा है, चेंज हो रहा है, while the potential difference remains the same. तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है, वो कितना है, V. ठीक है, क्या हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि जो नेट करंट है I, ये 3 भागों में बट रहा है तो तीनों को जोड़ने पर I मिलना चाहिए. इसका मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखना चाहिए. ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर तीनों के कॉम्बिनेशन से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको अगर हम R लिखते हैं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R. ओम्स लॉ क्या कहती है, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो I इज इक्वल टू V अपॉन R में V पोटेंशियल डिफरेंस है और R क्या है, नेट करंट के कारण जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रही है, तीनों की इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसको हम कह रहे हैं R.
तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। इसी लॉजिक से I1 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है I1 क्या हो जाना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इसका है V और इसकी रेजिस्टेंस है R1, तो V अपॉन R1। I2 क्या हो जाना चाहिए, V अपॉन R2, और R3 क्या हो जाना चाहिए, I3 क्या हो जाना चाहिए, V अपॉन R3। ठीक है, V कॉमन होके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। n रेजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश डैश, कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, 2 रेजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 रेजिस्टर्स के लिए 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, और रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों ने क्लास 10th में बहुत यूज किया है। 2 रेजिस्टर्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी से हमने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस घट जाती है, लेसर देन द लीस्ट हो जाती है। याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, लेसर देन द लीस्ट कैसे होती है, कोई भी 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करके देखिए, जो 2 में से सबसे छोटा होगा उससे भी कम रेजिस्टेंस आएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस फॉर्मूले में देखिए, इस फॉर्मूले में देखिए, इस फॉर्मूले में देखिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जितनी भी आप जोड़ रहे हैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में, उन सब में जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम रेजिस्टेंस आती है, लेसर देन द लीस्ट। ओके, व्हाट विल हैपन, अगर n रेजिस्टर्स हैं, 2 3 4 5 जितने भी हैं, n रेजिस्टर्स हैं, और n सारे के सारे रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के केस में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, n अपॉन R। तो R इन पैरेलल क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, R बाय n। इसका मतलब 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R बाय 2। 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो R बाय 3। n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो R बाय n। जितने आइडेंटिकल रेजिस्टर लोगे उतने ही टाइम्स रेजिस्टेंस घट जाती है। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस किसी सर्किट में बढ़ाना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, पर अगर आपको रेजिस्टेंस घटाना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस घट जाती है। ठीक है, लेसर देन द लीस्ट। Let us have, oh, the time is gone, otherwise I could have gone through few numericals also। एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूँ। ठीक, एक न्यूमेरिकल मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। एक वायर है, इस वायर की रेजिस्टेंस है 4R। ठीक है, नाउ वी हैव बेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इस वायर को हमने बेंट करके क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। इस वायर की रेजिस्टेंस 4R थी, इसी वायर को हमने सर्कल बना दिया। द क्वेश्चन इज कि इसके 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स, दिस इज एंड A एंड दिस इज एंड B, दिस इज अलोंग द डायमीटर। ओके, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये हमें निकालना है। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स ऑफ दिस वायर। नाउ जस्ट थिंक कि वायर की रेजिस्टेंस 4R थी, हमने उसको सर्कल बना दिया और 2 डायमीटर के अलोंग ले रहे हैं, तो इतना वायर हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर है और इतना वायर भी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर है। इसका मतलब 4R रेजिस्टेंस 2 भागों में बट गई यहाँ पर, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2R, और इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 2R। ठीक है, नाउ दिस इज अ वायर, इसकी रेजिस्टेंस 2R है, दिस इज अ वायर, इसकी रेजिस्टेंस 2R है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक ये वायर और एक ये वायर, इसकी रेजिस्टेंस 2R, इसकी रेजिस्टेंस 2R, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ठीक है, क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया इधर, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेजिस्टर्स के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 इज 2R, R2 इज 2R अपॉन R1 प्लस R2, यानी 2R प्लस 2R इज 4R। ठीक है,
2 इंटू 2 4, इससे ये 4 कैंसिल हो गया, r इंटू आर, आर स्क्वायर, उस r स्क्वायर से ये एक r कैंसिल हो गया, तो r जो है इन इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है ये कितनी आ रही है, ओनली r। इसका मतलब 4r वायर को, 4r रेजिस्टेंस के वायर को आपने सर्कल बनाया और सर्कल बना के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पे रेजिस्टेंस निकाली, तो उसी 4r रेजिस्टेंस के वायर की रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, r। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कल भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई हैव 5 मिनट्स ऑफ टाइम मोर, मैं एक न्यूमेरिकल और करा देता हूँ आपको, ताकि आप घर पर बैठकर भी कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकें। लेट अस हैव इट। एक सिंपल न्यूमेरिकल दे देता हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस है 30 ओम, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है 30 ओम और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है 30 ओम। ठीक है, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जब इस टाइप का हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। एक बात यहाँ तो क्लियर है कि अगर इधर से कोई करंट फ्लो होगा आई, मान लो इधर से आता है, तो इधर से वो करंट दो भागों में बटेगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। ठीक है, दो भागों में बट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि सीरीज में करंट कैसा फ्लो होता है, सेम। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करेंगे। मान लेते हैं इधर से I1 करंट फ्लो हुआ, इधर से I2 करंट फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये I2 करंट इधर से ऐसा जाएगा, सेम I2 करंट ही फ्लो होगा। तो जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। दोनों में अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। जब कभी भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ सीरीज है कहाँ पैरेलल है। ठीक है, एक बात तो हमें ये क्लियर समझ में आ गई कि जो करंट इसमें से फ्लो होगा वही इसमें से फ्लो होगा। जब दोनों में सेम करंट फ्लो रहा है तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। लेट अस टेक दिस एज R1 एंड दिस एज R2 एंड दिस एज R3। तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, तो उनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम R1 और R2 की इफेक्टिव रेजिस्टेंस को लिख देते हैं R12। तो R12 क्या हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, एड अप 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 ओम। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टर्स की जगह पर हम एक ही रेजिस्टर लगा सकते हैं, दैट इज 60 ओम। इसका मतलब दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस जो थी दैट इज R3, और ए और बी के बीच में इन दोनों के कारण एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गई है 60 ओम की। तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस ये आ गई है, ये 60 ओम की है, इसका नाम क्या रखा, R12। ठीक है, अब आप बताइए R12 यानी इन दोनों के कारण जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आई वो R3 के साथ किस में आ गई, पैरेलल में, क्योंकि दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं LHS और RHS वो कैसे हैं, सेम। यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और वापस एड अप होकर इधर से निकल जाएगा। इससे ये क्लियर है कि ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, R3 और R12 के कारण जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी वो R123 हो जाएगी, R123। नोटेशन है, आप अपने हिसाब से कुछ और नोटेशन भी ले सकते हैं। R12 और R3 के कारण इफेक्टिव रेजिस्टेंस R123। दो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या फॉर्मूला होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, यानी R3 R12 अपॉन R3 प्लस R12। ठीक है, तो R3 कितना है, 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60। इससे आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस तीनों की मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास हों तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जय हिंद।